हाय गाइस, रिसर्च सेक्टर अभी भी इंडिया के अंदर ऐसा है कि अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट से पूछोगे, अगर 100 फार्मेसी स्टूडेंट से हम पूछेंगे कि आपको रिसर्च में जाना है तो उसमें से बहुत कम बच्चे होंगे जो कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी ट्रेडिशनल फॉलो हो रहे हैं मेथड्स, ट्रेडिशनल जो हमें पता है तरीके, आप रिटेल के अंदर काम कर सकते हो या फिर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर सकते हो, आप कंपनी में काम कर सकते हो या फिर आप अपनी खुद की शॉप कर सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं होता दोस्तों, फार्मेसी सेक्टर बहुत ग्रो हो रहा है इंडिया के अंदर, और जो रिसर्च और डेवलपमेंट सेक्टर है सबसे ज़्यादा जल्दी ग्रो हो रहा है। और इंडिया के साथ साथ दोस्तों अगर हम ग्लोबली भी बात कर रहे हैं तो ग्लोबली बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी। इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे होंगे रिसर्च के अंदर कैसे जा सकता है एक फार्मेसी स्टूडेंट जिसने बी फार्मेसी करी है या फिर एम फार्मेसी करी है या फिर उसने फार्मा डी करी है। 4 डोमेन्स के ऊपर बात कर रहे होंगे, फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल ट्रायल्स, रेगुलेटरी अफेयर्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट डोमेन जो हमारा एक फील्ड आती है फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर, जो हमारा डिपार्टमेंट होता है उसके बारे में। फार्माकोविजिलेंस के अंदर हम मॉनिटर करते हैं, असेसमेंट करते हैं, उनको चेक करते हैं, ड्रग्स के इफेक्ट्स को अलग अलग तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे काम करता है। दोस्तों फार्माकोविजिलेंस के अंदर हम यहाँ पर कॉल सेंटर फंक्शन, इंडिविजुअल केस रिपोर्टिंग, सेफ्टी डेटाबेस सर्विसेज, एग्रीगेट रिपोर्ट मैनेजमेंट और सेफ्टी सिग्नल मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर हम अलग अलग ट्रायल्स ले रहे होते हैं ड्रग्स के ऊपर, ट्रीटमेंट के ऊपर कैसे काम करता है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं ड्रग्स के। क्लिनिकल ट्रायल के अंदर 4 फेजेस होते हैं। पहले फेज के अंदर हम स्मॉल डोज को टेस्ट कर रहे होते हैं। 10 या 20 ग्रुप्स के अंदर पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जिसके अंदर जो पेशेंट्स होते हैं उनका बिहेवियर चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या साइड इफेक्ट आया है कि नहीं। प्री क्लिनिकल स्टडीज होती हैं। फेज़ 1 के अंदर हम रिसर्चर्स टेस्ट बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल ड्रग होता है। इसको हम 15 to 30 या 50 पार्टिसिपेंट्स तक वॉलंटियर्स के ऊपर हम टेस्ट करते हैं ड्रग को, और यहाँ पर जो ड्रग की डोज होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट दी जाती है और यहाँ पर जो हमें साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं बहुत कम मिलते हैं। उसके बाद फेज़ 2 आता है, जिसके अंदर हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल ड्रग टेस्ट करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। हम 25 से लेके 100 पेशेंट्स तक यहाँ पर हो सकते हैं इस फेज़ 2 ट्रायल के अंदर। उसके बाद दोस्तों फेज़ 3 आता है। इस फेज़ 3 के अंदर हम डबल ब्लाइंड स्टडी करते हैं। इसके अंदर आपको 100 या मोर देन 100 पीपल्स के ऊपर हमें टेस्ट करना होता है। यहाँ पर हम उसके साइड इफेक्ट्स या उसका रिजल्ट देखते हैं, कंपेयर करते हैं हम दूसरे फेजेस से। 4th फेज दोस्तों तब आता है अगर हमारा 3rd फेज सक्सेसफुल रहा है तो हम उसको जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल करवाते हैं। उसका हम काफ़ी स्टडी करते हैं, इससे पहले प्री क्लिनिकल स्टडीज होती है, ट्रायल लेते हैं, उसके बाद हम इसको जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल कर देते हैं। वहीं पर हम रेगुलेटरी अफेयर्स के अंदर हम बात करते हैं लॉ की, मैनेजमेंट की, लीगल काम कैसे होता है, उसके डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होता है। रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट के अंदर हम रॉ मटेरियल का डिपार्टमेंट होता है। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, प्रोडक्शन होती है, मेडिकल डिवाइस होता है, क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग होती है, क्वालिटी एश्योरेंस होती है। ये काफ़ी सारे हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर हम न्यू प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं, कैसे आप नए प्रोडक्ट्स बना सकते हो, कैसे हम नए ड्रग्स बना सकते हैं अलग अलग डिसीज़ के लिए, अलग अलग डिसऑर्डर्स के लिए। इसमें दोस्तों आप प्री क्लिनिकल टेस्टिंग के अंदर हम लेबोरेटरी टेस्ट होता है, रिसर्च प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके बाद एनिमल्स के ऊपर टेस्टिंग होती है। क्लिनिकल रिसर्च के अंदर हम डोज को फाइंड करते हैं और उसका हम कंसेप्ट जो देखते हैं, कंपेटिटिव एफिकेसी देखते हैं। उसके बाद फाइनल डाटा एनालिसिस के अंदर हम यहाँ पर सब कुछ चेक करते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, फिर उसके अंदर ड्रग में कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है। उसके बाद फॉलोअप में दोस्तों हम यहाँ पर हम अथॉरिटी से चेकआउट करवा देते हैं। उसके बाद या थेरेपी जो भी ड्रग होती है उसकी टेस्टिंग हम कंटिन्यू रखते हैं, तब तक वो सेफर साइड पे नहीं रहता। उसके बाद हम उसको जनरल पब्लिक तक रखते हैं। इन सब के अंदर हमें एक रिसर्च साइंटिस्ट चाहिए, एक रेगुलेटरी अफेयर साइंटिस्ट चाहिए। इनके अलग अलग रोल्स होते हैं। यहाँ पर हम पहले बात करते हैं रेगुलेटरी अफेयर्स का। रेगुलेटरी अफेयर एसोसिएट आता है, रेगुलेटरी अफेयर स्पेशलिस्ट आता है, रेगुलेटरी अफेयर ऑफिसर आता है। वहीं पे क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर क्लिनिकल ट्रायल डिपार्टमेंट में क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट और क्लिनिकल साइंटिस्ट आते हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, यहाँ पर आप साइंटिस्ट, उसके बाद सीनियर साइंटिस्ट और उसके बाद प्रिंसिपल साइंटिस्ट के रूप में काम कर सकते हो। इनके पास अलग अलग रोल्स होते हैं किसी भी ड्रग को डिस्कवर करने के लिए। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फार्माकोलॉजी की भी, तो फार्माकोलॉजी के अंदर भी एक स्कोप है रिसर्च का। ड्रग डिस्कवरी, ड्रग डिलीवरी सिस्टम और यहाँ पर ड्रग रिसर्च के बारे में हमें बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। और अभी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों इंडिया में सबसे ज़्यादा रिसर्च हो रही हैं वो फार्माकोलॉजी के ऊपर हो रही हैं। यहाँ पर दोस्तों फार्माकोलॉजी होता है कि हम जो ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या हो रहा है हमारी बॉडी के ऊपर, ये सब फार्माकोलॉजी में आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक आपको स्पेसिफिक एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ मैं, बी फार्मेसी के बाद आपको रिसर्च सेक्टर में काम करना मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू एम फार्मेसी अगर आपने फार्मा डी करी है। बी फार्मेसी स्टूडेंट एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट होता है जिसको ग्रेजुएशन की पूरी नॉलेज होती है, लेकिन अगर आपको रिसर्च में जाना है तो यहाँ पर आपके पास एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। ये एक
मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो प्रायोरिटी है वो एम फार्मेसी स्टूडेंट को या फार्मा डी स्टूडेंट को दी जाएगी एज कम्पेयर टू बी फार्मेसी। अगर दो बच्चे रिसर्च डिपार्टमेंट के अंदर काम करना चाहते हैं, जिसने एक ने बी फार्मेसी करी है और एक ने एम फार्मेसी करी है, तो एम फार्मेसी को चुना जाएगा, चाहे उसकी नॉलेज वो इतनी ज़्यादा नहीं हो, चाहे उसके मार्क्स कम आए हों एम फार्मेसी में, लेकिन अगर एम फार्मेसी उन्हें करी है तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। तो स्कोप दोस्तों यहाँ पर एम फार्मेसी स्टूडेंट की तरफ ज़्यादा जाता है रिसर्च के अंदर। अगर आप बी फार्मेसी के बाद हाई स्टडीज़ करते हो तो यहाँ पर आपके स्कोप ज़्यादा हो जाएंगे, आप रिसर्च में जा सकते हो। आप रिसर्च में बी फार्मेसी के बाद भी जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो फार्मा डी और एम फार्मेसी इनकी सैलरी अच्छी होगी रिसर्च सेक्टर के अंदर। दोस्तों इस वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जो कि फार्मेसी की फील्ड से जुड़े हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऑसम कंटेंट इस चैनल के ऊपर आता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।